हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर खत्म किया था, क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। और आज की इस क्लास में हम लोग एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्या, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे बड़ी चीज तो हम लोग डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीजें। एक तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। खैर वो बात की बात है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि डेप्रिसिएशन वर्ड आया कहां से है। तो ये जो वर्ड है डेप्रिसिएशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड that is depretium। डेप्रेटियम इसका मतलब क्या होता है, ये डेप्रेटियम जो ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। कौन कौन सा, एक डे और एक प्रेटियम, विच मीन्स डे मीन्स डिक्लाइन और प्रेटियम मीन्स प्राइस। हम लोग क्या कह सकते हैं, डिक्लाइन इन प्राइस। और यही चीज डेप्रिसिएशन में भी होता है। अब इसके बारे में ना थोड़ा सा कहानी के तरीके से हम लोग कहानी को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। किसी भी बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ एसेट्स को यूज किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे इस बिजनेस में, बिजनेस का भी कोचिंग प्रोवाइड करने का, कोचिंग फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करने का, जिसमें मेरा एसेट्स क्या होगा, ये स्टूडियो पूरा, कैमरा, लैपटॉप, बाकी और जो इक्विपमेंट होगा वो सब क्या मेरे लिए एसेट है। अब जो भी एसेट होते हैं बिजनेस में, वो उनकी एक लिमिटेड लाइफ टाइम होता है, उनका एक लाइफ होता है कि उतने समय के बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी या तो खत्म हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। उसके बाद हम उसको या तो कबाड़ में बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो जो भी एसेट होता है, जो भी एसेट जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब दोज एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड या इज गोइंग टू बी चार्ज्ड। जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या चार्ज होने वाला है, ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं क्या, डेप्रिशिएबल एसेट्स। हमारे बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स है, लेकिन सारे एसेट्स पे ना डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सर कौन से ऐसे एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है? जैसे कि देखो ना, लैंड। आपने कभी सुना है क्या कि टाइम टू टाइम लैंड की वैल्यू कम होती जा रही है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, कम नहीं होती है। दूसरी चीज जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है वो क्या, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस पे तो लगता है, बेटा वो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, वो एमोर्टाइजेशन होता है। पक्की बात है। कोल फील्ड्स, कोल फील्ड्स, ऑयल माइंस, आपका ऑयल वेल्स, तेल का कुआं, इन सबों पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। हाँ, इस पे कुछ ना कुछ तो होता है। इस पे होता है आपका, मैंने बताया आपको, इंटेंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइजेशन होता है, और वेस्टिंग एसेट्स पे आपका क्या होता है, डिप्लेशन होता है। किस क्या, डिप्लेशन, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जो कि धीरे धीरे कम होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ना हम उस पर डेप्रिसिएशन या डिप्लेशन चार्ज करते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें, जैसे मैंने पेटेंट लिया, ट्रेडमार्क लिया, तो उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उतने साल के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसकी लाइसेंस खत्म हो जाएगी, फिर से आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लाइसेंस लिया है, उसके लिए जो आपने पेमेंट किया है, हर साल आप उसका कुछ पार्ट एमोर्टाइज करोगे अपने बिजनेस में। पक्की बात है। तो ये मोटा मोटी कहानी मैंने आपको बताया। अब जरा समझे कि डेप्रिसिएशन सिंपल भाषा में क्या होता है। सिंपली हम कहें एक लेमैन के लैंग्वेज में, तो कोई भी एसेट जो हमने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है और उसके वैल्यू में कुछ डाउनफॉल होता है, तो उस डाउनफॉल के वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डाउनफॉल कैसे होता है समझेंगे जरा। सपोज दैट कि मैंने कैमरा परचेज किया,
यही कैमरा जिससे आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके, ये मैंने परचेज किया। जब परचेज किया था तो इसकी कीमत थी 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज इसकी कॉस्ट थी, और आज मेरे को इससे यूज करते हुए 1 साल हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से बेचने जाऊं, मैंने देखा कि भाई अब तो फोर्ड के एडवांस कैमरे आ चुके हैं, मैंने चेक किया तो 1.5 लाख 2 लाख का बढ़िया बढ़िया कैमरा आ रहा था। मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं एडवांस कैमरा, बच्चों को और बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। और ये सोचकर मैं कैमरा खरीदने गया तो समझ में आया, फिर सोचा मैंने कि भाई एक कैमरा तो मेरे पास पड़ा, उसका क्या करें, फिर तो वेस्ट होगा ना पैसा ना, चलो उसको सेल करते हैं ना, उसको बेच के जो पैसा मिलेगा इसी में लगाकर और पैसा लगाकर हम खरीद लेंगे नया कैमरा। मैंने दुकानदार से बोला कि मैंने भैया ऐसा नहीं कि मेरे पास एक कैमरा और है जो कि मैंने परचेज किया था आप ही के यहाँ से 80,000 में पिछले साल, अब मैं चाहता हूं ना कि आप ये नया वाला कैमरा मेरे को दे दो और पुराना वाला कैमरा है ना उसको आप मेरे से परचेज कर लो। उसने कहा अच्छा सर आपने कब परचेज किया था? मैंने 1 साल पहले। कितने में? मैंने कहा 80,000 में। तो सर ऐसा ना कि हम आपको मैक्सिमम ना 30-40 हजार दे सकते हैं। मैंने कहा कि है 30-40 हजार इतना कम? तो ये जो वैल्यू अचानक से हमने परचेज किया तब इसकी वैल्यू थी 80,000 रुपीज, और नाउ अडेज अब ये हमारे को कितने मिल रहा है? 40,000 में मिल नहीं रहा है, हमारे से लिया जा रहा है 40,000 में। डायरेक्ट 50% का रिडक्शन हो गया इसके वैल्यू में। इसी रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे? जो रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज नोन एज डेप्रिशिएशन। इसी रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन। और एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल मैंने परचेज किया, जब परचेज किया तो 15,000 रुपए का मिला। कितने का? 15,000 का, 15,000 का। कुछ टाइम के बाद, चूंकि भाई डेली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद अब और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि मैंने कहा चलो भाई इसको अब चेंज करते हैं। मैं गया दूसरा फोन लेने, मैंने कहा दुकानदार से कि भैया एक फोन चाहिए। तो उसने कहा कि कौन सा? मैंने कहा कि कोई बढ़िया सा दिखा दो। रेंज में नॉर्मल दिखाना, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, वही 15-20 के आसपास में ही दिखाना। उसने कहा ठीक है। एक फोन मेरे को पसंद आया जो था 25,000 का। मैंने ठीक है बढ़िया सैमसंग का फोन था, मैंने चलो अच्छा ले चलते हैं इसको। क्योंकि वैसे भी हम ओप्पो वीवो हमारे यहाँ मतलब हम इन सेंस की हम इंडियंस अब उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे एक तरीके से, क्योंकि वो हमारे खिलाफ उसके पैसे को यूटिलाइज किया था, हम अगेंस्ट चाइना है, सीधी सी बात है। तो खैर हमने कहा कि चलो भाई सैमसंग ऑप्शन है दे दो आप, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास एक फोन है 2 महीने पहले मैंने परचेज किया था 15,000 का। कौन सा कंपनी? मैंने कहा सैमसंग ही है भैया, मैं तो दूसरा लेता नहीं, इंडियन कंपनी है नहीं तो हम चाइनीज कंपनी लेंगे नहीं, बाकी जो है ठीक है। उसने कहा कि ठीक है 15,000 का आपने लिया, दिखाना जरा कंडीशन एक बार कैसा। मैंने बिल्कुल एकदम नए के जैसा है। निकाला पॉकेट से, दिया कवर निकाल के और सामने वाले को दिया। सामने वाला देखा बढ़िया ऐसा, ठीक है हम आपको ना इसका 9,000 रुपये दे देंगे। मैंने 9,000? भैया 2 महीने पहले खरीदा था 15,000 का, अभी आप 9,000 दे रहे हो? उसने सर देखो इससे ज्यादा मुश्किल है, चलो 10 कर देंगे ना, ठीक है। लेकिन ये जो रिडक्शन हुआ फिर से 15,000 का खरीदा 10,000 में वापस ले रहा है, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ और ये क्या है? तो जो रिडक्शन हुआ उसके वैल्यू में उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। पहली चीज तो वजह क्या थी? तो रेगुलर यूज, मैंने उसको यूज किया 2 महीने तक, पहली चीज। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, 2 महीना निकल गया जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया। आप पुराना फोन लेकर जाओ तो 20,000 का फोन भी आपको 1,000 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? रीजन है कि भाई अब कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा है, लेकर हम क्या करेंगे? कोई खरीदेगा नहीं, आउटडेटेड हो चुका है। तो पैसेज ऑफ टाइम हो गया, एक तो यूज हो गया। दूसरा क्या, फोन मेरे हाथ से गिरा था और उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्क्रैच आ गए थे या टूट गया था उसका कुछ पार्ट्स, तो एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल सी बात है हो सकता है। तो इन सब चीजों से हमारे डेप्रिसिएशन में इफेक्ट आता है या डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये सिंपल भाषा है, जो सिंपल लैंग्वेज लेमैन की लैंग्वेज है वो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज, अगर हम एज पर द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2 की बात करें तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन को क्या बोला गया? बोला है कि डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ अमाउंट बिटवीन द, किसमें? बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स in which benefit of such assets accrued or arise। कि किसी एसेट को हमने खरीदा है, आप समझेंगे जरा। 1,00,000 रुपए का, चलो अपना एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि 80,000 रुपए का हमने क्या खरीदा था? भाई कैमरा खरीदा था, पक्की बात है।
और ये कैमरा जब मैंने परचेज किया 2019 में, तो उस समय मैंने पेमेंट किया। अब सपोज दैट कि 2019 का जो मैं अपना पीएल बना रहा हूँ, बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, तो इन सब में मैंने कैमरा को बैलेंस शीट में दिखाया और अपने कैश अकाउंट के बेसिस से खर्चे कम कर दिए। सारा का सारा मैंने खर्चा दिखा दिया उसी साल में। लेकिन क्या ये जो कैमरे का बेनिफिट है क्या एक ही साल में मिलेगा? क्या 20 में मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं? क्या अगर दिक्कत ना हुई कोई तो क्या मैं 21 में यूज नहीं करूंगा? क्या 20 मीन्स व्हाट, 2021 अगले साल क्या यूज नहीं करूंगा? क्या बिल्कुल करूंगा। तो ऐसे एसेट जिनका वैल्यू, जिनका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा, उनको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, आप जानते हो, फॉर मोर देन 12 मंथ जो होता है। तो जो बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलेगा, तो उसके सारे खर्चे को हम एक बार में क्यों दिखाएं? तो शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि भाई उनके खर्चे को ना जितने साल वो चलने वाला, अब देखो ना, मैंने खरीदा तो मैंने पूछा दुकानदार से कि अच्छा भैया इसका नॉर्मल लाइफ क्या होगा, कितने साल चल जाएगा? आप भी खरीदते हो ना मोबाइल वगैरह, भैया कब तक चलेगा, बैटरी इसकी कितने दिन चलेगी, कितना लाइफ होगा, ये पूछते हो। तो मैंने भी पूछा कि भैया ये कैमरे कितने दिन चल जाएंगे, कब तक ये सही सही काम करेगा? दुकानदार ने कहा कि सर ऐसा है कि कम से कम ना 4 साल, 4 इयर्स तक तो ये बिल्कुल तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, अगर आपने तरीके से यूज किया तो। अब भाई आपके मिस हैंडलिंग से टूट जाए या खराबी आ जाए तो फिर हमारी गलती नहीं है ना, मैं एवरेज बता रहा हूँ। और हो सकता है आने वाले साल में, 4 साल के बाद में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप रिपेयर वगैरह करा के चला सकते हो। मैंने कहा कि मतलब एक नॉर्मल एवरेज लाइफ लेकर चले तो बोला कि 4 साल ले सकता हूँ। मैंने चलो ठीक है। अब बताओ ना, 4 साल 80,000 रुपया लगाया, 4 साल इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं एक ही साल में क्यों चार्ज करूं? तो भाई हमने क्या करना है, इसको 4 साल में डिवाइड कर दे, हर साल 20,000 रुपये चार्ज करेंगे। पक्की बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। पक्की बात है। तो अब इसको हम हर साल 20,000 रुपए करके चार्ज करेंगे। सिंपल है, ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा अभी तक। अब बात करें जरा कि डेप्रिसिएशन लगाने का बेनिफिट क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें इसके पर्पस की, ऑब्जेक्टिव की या बेनिफिट की बात करें तो क्या है, ये हमें हेल्प करता है क्या करने में, टू एसर्टेन, ये चीजें नोट करेंगे आप, टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे, अभी समझते हैं, देखेंगे जरा। ये जो एग्जांपल है, चलो मैं इसी के अपने ही पूरे सेटअप की बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे। देखे जरा, सपोज दैट कि मैंने अपना जब स्टूडियो सेटअप करवाया, मैंने जो अपना स्टूडियो सेटअप करवाया तो ऑलमोस्ट मेरे को 5 लाख रुपीज लग गए। कितने? 5 लाख रुपीज लग गए सेटअप करवाने में, इंक्लूडिंग कैमरा, लैपटॉप एंड अदर एसेसरीज इंक्लूडेड इन द स्टूडियो। पक्की बात है, चाहे वो साउंड प्रूफिंग कराना हो या बाकी सारी चीजें लेकर, ठीक ना। 5 लाख रुपए मेरे को लग गया। इसके बाद मैंने क्या किया, अब रिकॉर्डिंग मैं आराम से कर सकता हूं किसी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटी हो गया। पक्की बात है। अब इस रिकॉर्डिंग को मैंने, मतलब आपके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया, मैंने अकाउंट्स रिकॉर्ड किया, लॉ रिकॉर्ड किया, टैक्स रिकॉर्ड किया, ये सब रिकॉर्ड करने के बाद में, मिक्सिंग करवाने के बाद में मैंने टेक्निकल टीम को बोला कि भाई इसका इनक्रिप्शन लगा दो और इसको सेल करना शुरू करो। हमने चार्ज रखा ₹4500 फॉर अकाउंट्स। कौन से ईयर का भी? सीए फाउंडेशन का, सीएमए फाउंडेशन के अकाउंट्स का चार्ज हमने रखा 4500। उसके बाद अब मैंने कहा कि भाई 4500 में बिकेगा, मेरा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये देखा मैंने। हमने कहा पेन ड्राइव लगेगा, हाँ जी सर पेन ड्राइव लगेगा। एक बच्चे को जो लेक्चर जाएगा उसका क्वालिटी के बेसिस पे क्या वीडियो का साइज होगा। टेक्निकल टीम ने कहा कि सर ऐसा है कि एक सब्जेक्ट का, आपके अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो आपके अकाउंट्स का कम से कम ना 120 GB चाहिए,
मैंने कहा ठीक है 120 जीबी। भाई 120 जीबी का हार्ड डिस्क कितने में आएगा? उसने कहा कि सर ज्यादा का नहीं, वही लगभग 2000 रुपए का हार्ड डिस्क आ जाएगा आपका। मैंने ठीक है 2000 रुपये हार्ड डिस्क का हो गया। अच्छा बुक्स का, तो कि हार्ड कॉपी अगर आप भेजते हो, यानी कि हार्ड बुक प्रिंट कराकर, हार्ड बुक अगर भेजते हो, हार्ड कॉपी प्रिंटेड बुक, तो उसमें आपका कॉस्ट आएगा 500 रुपये पर बुक या पर कॉपी। ठीक है, मैंने कहा चलो चलेगा। उसके बाद आप भेजोगे तो कुरियर चार्जेस लेंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कितना लगेगा? तो सामने वाले ने कहा कुरियर चार्जेस ज़्यादा नहीं, आप मान लो ना कि एक पे 500 रुपये का और आप एक्स्ट्रा खर्चा रख लो, सब कुछ में इसने लिए सब मिला कर। मैंने ठीक है, मतलब इन टोटलिटी मेरे खर्चे कितने हो गए? 3000 रुपीज़। मैंने कहा अच्छा ये मेरा कॉस्ट है, 45 में हम बेच रहे हैं, 1500 का प्रॉफिट हो गया। मैंने ये कहा कि उसने कहा, सॉरी मैंने नहीं कहा, उसने कहा कि सर 3000 का कॉस्ट आ रहा है, 4500 में आप बेच रहे हो, इट मीन्स कि आपको 1500 का पर स्टूडेंट प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा कि अबे गधे ये कैसे हो सकता है? अब कैसे जी, देखो जरा, हमने सिर्फ अपने रॉ मटेरियल को देखा, हमने रॉ मटेरियल को देखा, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, और कुछ एक्सपेंसेस को देखा, ओवरहेड्स को देखा, पक्की बात है। अब देखो ना, रॉ मटेरियल में हमारा क्या था? हार्ड डिस्क जा रहा था 2000 का, बुक्स जा रहे थे 500 रुपए के, यानी कि 2500, और एक्सपेंसेस में हमने 500 रुपए रख लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो टेक्निकल टीम है उसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कहां गया? वो कहां गया? पहली चीज। तो दूसरी चीज, भाई ये पूरा सेटअप लगाने में हमने 5 लाख रुपए खर्च किया है, ये कहां से रिकवर होगा? ये भी तो रिकवर होना चाहिए ना, ये भी तो कॉस्ट का पार्ट है ना। तो इन सब को हम तभी चार्ज कर पाएंगे जब अपना पीएल अकाउंट बनाएंगे और दिखाएंगे कि भाई 5 लाख का मशीन हमने स्टूडियो में सेटअप किया है और एसेट से हमारा, उसको हर साल डेप्रिशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, और हम अपने पीएल में इसको चार्ज करेंगे। हम दिखाएंगे भाई प्रॉफिट मेरा इससे कम हो रहा है, ठीक ना। प्रॉफिट कम करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहेंगे हाँ ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करता है, पहली बात। तो दूसरा देखेंगे, टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको जरा नीचे चलते हैं लेकर। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देखो ना, अगर मैंने अपने एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होता अपने एसेट्स पे, तो सपोज दैट कि मैंने लैपटॉप परचेज किया था 1,25,000 का लैपटॉप परचेज किया, ठीक है। अब बैलेंस शीट जब मैं अपने बिजनेस का बना रहा हूं तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैं दिखा रहा हूं लैपटॉप कितने का, 1,25,000 दिखा दिया मैंने। और अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज ना करूं तो हर साल तो मैं यही वैल्यू दिखाऊंगा, लेकिन क्या इस लैपटॉप की जो लाइफ है हमेशा सेम रहेगी? इसकी वैल्यू जो है हमेशा सेम रहेगी? इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है हर साल। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट बता रहा है वो एक्चुअल नहीं बता रहा है। तो ये हमारे ट्रू, और ये कह सकते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, हमने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या ये कैश में एक्सपेंसेस हुआ है क्या, या नॉन कैश एक्सपेंसेस है? डेप्रिसिएशन के नाम से क्या हमारे बिजनेस से कोई पैसा बाहर निकला है क्या? नहीं, हमने सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाया है, बट एक्चुअली हमारे बिजनेस से कहीं बाहर नहीं गया है 1 रुपए भी कैश में। तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा है ना, कंपनी में ही रिटेन किया गया है ना, बिजनेस में ही रिटेन किया गया है।
तो जब हम लास्ट में मैंने कहा कि ये 4 साल के बाद या 5 साल के बाद ये मेरा लैपटॉप आउटडेटेड हो जाएगा, मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा। अगर आज ये 1,25,000 का है तो जब नया आएगा तो उस समय हो सकता है और महंगा हो जाए। तो सपोज दैट कि भाई 1,25,000 ही मिल ले, मान लेते हैं कि 1,25,000 का ही मिले, 1,25,000 तो एट अ टाइम मेरे पॉकेट से जाएगा ना, तो उस समय मेरे पे बर्डन पड़ेगा 1,25,000 रुपए का, 1,25,000 का। तो उस बर्डन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट जब करना होता है तो उसके लिए फंड कलेक्ट करते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक तरीके से सिर्फ नाम है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो हमारे रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखे जरा, टू ascertain एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको मैंने पहले भी बताया आपको, दूसरा एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज दैट कि मेरे बिजनेस में एक मशीन खरीदा मैंने, जो प्रिंटिंग मशीन है। क्या है ये? प्रिंटर खरीदा। कितने का भाई? 1,00,000 रुपए का। ठीक है, अब इससे क्या करता हूं मैं, अपने बच्चों के लिए बुक्स प्रिंट करते हैं हम लोग। बुक्स का क्या होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग होता है इससे, और बच्चे को क्या हार्ड बाइंडिंग करके पैकिंग करके बच्चों तक डिलीवर करवाया जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ये ना 1,00,000 रुपए लगा के मेरा कॉस्ट लगेगा, लेकिन बाद में ना कॉस्ट बचेगा। कैसे? मैं बाहर से प्रिंट करवाता हूँ महंगा पड़ता है, यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बुक तैयार किया और कॉस्ट निकाला कि भाई कॉस्ट कितना आ रहा है। मैंने देखा कि भाई 180 रुपए का आपका क्या आता है, जो A4 साइज पेपर होते हैं, A4 पेपर जो होते हैं ये आते 180 रुपए का, और इसमें 500 पीस होते हैं, 500 पीसेज होते हैं किस चीज के? उस पेपर के। मैंने कहा कि इसमें अगर मेरा बुक 220 पेज का है तो मैं 250 मान लेता हूं कि इसमें 2 बुक तैयार हो जाएगा। कितना? 2 बुक मेरा तैयार हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इस प्रिंटर में एक बार अगर मैं कार्टेज या रिफिल करा दूं, इंक अगर एक बार रिफिल करा दूं, तो ये कम से कम 1,000 प्रिंट निकालेगा। ये मेरा अपना जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो मेरा अपना प्रिंटर का क्वालिटी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ मैं। ठीक ना, तो 1,000 प्रिंट निकालेगा। ये देखा, मैंने कहा कि चलो भाई इसका मतलब कि इतने में 4 बुक निकल जाएंगे, पक्की बात है। अब इस रिफिल का कॉस्ट क्या आता है भाई, कि इसका कॉस्ट आता है 250 रुपए मान लेते हैं, 250 रुपए का कॉस्ट आया। मैंने कहा कि इसका मतलब टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया 180 प्लस 250, और इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगेगा ना, तो मैंने चलो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसको भी जोड़ लेते हैं। कितना भाई? 500 पीस पेपर को प्रिंट करने में हमारा कितना लगता है? 180 रुपए, और उतने में हमारा बिजली का खपत कितना होता है? तो उतने में हमारा बिजली का खपत होता है मुश्किल से 40 रुपए। अब ये सब खर्चा हमने देख लिया। मैंने कहा कि अब जोड़ा जाए, फिर याद है कि नहीं एक लड़का रखा उसको भी ना, तो उसको हम वेजेस देते हैं। चलो कितना देते हैं महीने का? 1,000 रुपए, 2,000, 4,000। ठीक है, 4,000 देते हैं। अब हमने कहा कि भाई अब कॉस्ट लगाओ जरा, कितना आया। मैंने कहा कि ठीक है, महीने में ये लड़का कितना बुक प्रिंट करेगा, कितना पेज का खपत करता है, कितने ऐसे पैकेट A4 साइज का यूज करता है। तो हमने कहा कि भाई देखा तो पता चला कि भाई ये महीने में लगभग 60 यूज कर जाता है, यानी कि 60 इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा कॉस्ट इसका। ठीक है, और रिफिलिंग 60 गत्ते का मतलब है, 60 पैकेट का मतलब है कितना, इंटू अगर 500 कर दोगे तो आगे आपका 30,000 पेपर, और एक बार रिफिल कराते हो आप तो कितना पेज होता है? 1,000, यानी कि 30,000 को आप अगर 1,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30 बार, यानी कि इस बीच में आपको 30 टाइम्स रिफिलिंग कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जब आप एक बुक नहीं, एक गत्ता, एक पैकेट आप प्रिंट करते हो 500 पेज, तो आपको 40 रुपए बिजली बिल लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि अब कितना 60 करने हैं,
ये आ गया आपका, और इसका तो खैर 4000 है ही। अब इन सबको हमने ऐड किया, देखे जरा कि अब इसको देखे 30 इंटू 250 इक्वल्स टू 7500, और नेक्स्ट है ये 180 इंटू 60, 180 इंटू 60 इक्वल्स टू 10,800, और आपका ये 4 छक 24, ये टोटल कॉस्ट आएगा हमारा कितना, समझेंगे बड़े ध्यान से, 24,700। ये हमने एक महीने का खर्चा निकाला। अब इसमें देखा जाए कि बुक कितना प्रिंट हुआ, भाई 30,000 पेजेस यानी कि 60 पैकेट, और एक पैकेट में 2 बुक, तो हमने क्या मानना है, एक पैकेट में 2 बुक अगर मानकर चल रहे हैं तो 60 पैकेट में कितने बुक्स हो जाएंगे, 120 बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर हम डिवाइड कर दे 120 से तो कितना आ जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई 120 इक्वल्स टू 205 रुपए 83 पैसा, 83 पैसा, मैंने चलो 206 मान लो, 206 रुपए हमारा कॉस्ट आया। और हम सेल कितने में कर रहे हैं, 500 में। हमने बुक का प्राइस रखा कितना, हमने रखना था 500, फिर हमने सोचा कि भाई मार्केट में बाकी टीचर्स का भी 500 है, अगर मेरा 206 रुपए आ रहा है, चलो मैं ना ज्यादा नहीं 40 रुपए या 44 रुपए का बेनिफिट रख के हम इसको 250 रुपए में सेल करते हैं, भाई तब भी एक बुक पे 40 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो 120 पे कितना भाई, तो 120 पे आपका हो जाए कितना, 4,800 रुपये, बहुत ठीक है भाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोग को ज्यादा कमाने का नहीं, देखे जरा, हम लोग को ज्यादा नहीं कमाना है, इतने में हमारा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का काम हो जाएगा। लेकिन आपने नोटिस किया या नहीं किया, आई डोंट नो, ध्यान दें, सब कुछ हमने शामिल कर लिया। हमने जो प्रिंटर खरीदा था 1 लाख रुपए का, इसका भी तो कोई लाइफ होगा ना, इसका भी तो कोई लाइफ होगा। सामने वाले ने कहा था, दुकानदार ने, कि सर ये आप जो ले जा रहे हो ना, ये 10 लाख पेपर प्रिंट निकालेगा, कितना, 10 लाख पेपर प्रिंट निकालेगा, उसके बाद में इसकी लाइफ खत्म, मतलब इसकी लाइफ कितनी है, 10 लाख पेपर प्रिंट करने का। मैंने कहा अच्छा, अब देखो जरा, हमने एक महीने में कितना पेपर प्रिंट कर लिया, 30,000 पेपर। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका लाइफ कितना है, तो अब एक पेपर का कॉस्ट कितना है, तो अब जरा डिवाइड करोगे ना, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो आ जाएगा यानी कि 10 पैसा एक पेपर पे। हमने 30,000 निकाला तो इंटू कर देंगे कितना, 30,000, तो 3,000 तो इसका भी कॉस्ट है ना, हमने इसको तो इग्नोर कर दिया, तो ये कॉस्ट है। अब इसका डेप्रिसिएशन क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया 10 पैसे पर पेज, 10 पैसे पर पेज डेप्रिसिएशन है, तो हमने यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ना, हम 250 रुपए में सेल कर रहे थे कि 40 रुपए हम प्रॉफिट में, बट एक्चुअली हम लोग अभी भी शायद लॉस में। देखिए जरा, अगर इसमें हम ऐड करें 3,000 तो कितना आएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 27,720 था ना, 7500, ओके ठीक है, 27,000 था, 24,700 था, अब कितना हो जाएगा ये 27,700। और अब इसको डिवाइड करो जरा, 27,700 को कितने से, 120 से, तो ये आएगा 230 रुपए 80 पैसे। कितना भाई, 230 रुपए 80 पैसे, 80 नहीं 83, ठीक है, 0.83 पैसा। अब अगर हम इसको 250 में बेचे तो अब कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो अब हमें अब मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अब एक्चुअल कॉस्ट क्या डिटरमाइन करना है, इसमें ये हमारा हेल्प करता है। पक्की बात है, बातें समझ में आई होगी। चले जी, ये क्या एक तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव्स था, पक्की बात है। अब एक बात और देखें, डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, मैंने आपको वर्बली बता दिया, लिखने को आप चाहो तो लिख सकते हो, रहने तो कोई मतलब नहीं है भाई। क्या होता है, कांस्टेंट यूज या रेगुलर यूज, पैसेज ऑफ टाइम, उसके बाद क्या होता है आपका ऑब्सोलेंस, यानी कि किसी काम का नहीं रहना, आउटडेटेड हो जाना, ठीक है। उसके बाद रखे रखे खराब हो जाना। उसके बाद क्या हो सकता है भाई, उसके बाद आपका हो सकता है एक्सीडेंट, डिप्लेशन। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आप फोन का एग्जांपल दिया, गिरा टूट गया,
खराब हो गया ना, एक्सीडेंट हो गया, मशीन है शॉर्ट सर्किट हो गया, खराब हो गया, पक्की बात है, किसी वजह से गिर गया, खराब हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कॉजेज होते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के, पक्की बात है। अब आगे चले देखें, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहां से आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने में हम लोगों को अफेक्ट करते हैं या ध्यान रखना है या मायने रखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आएगी किस चीज की, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट। कौन से एसेट भाई, डेप्रिशिएबल एसेट। दूसरा, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, economic life of the asset, and third one is residual value या ऑब्लिक इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, देखो ना, मैंने कहा आपको कि मैंने 1,25,000 का लैपटॉप लिया, 4 साल या 5 साल चलने के लिए दुकानदार एक एस्टिमेशन बताया है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में वो लैपटॉप 1 रुपए का भी नहीं बचेगा, भाई एसेट है, कुछ नहीं होगा ना, तो कुछ तो उसके काम में या कुछ ना कुछ उसमें का तो काम का होगा ही होगा, तो कुछ ना कुछ उससे तो हमें रिकवर हो ही जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, पक्की बात है। तो इनके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है या क्या होगा ये डिपेंड करता है। अब जरा समझते हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या है, इसका मतलब परचेज प्राइस ऑफ एसेट, परचेज प्राइस ऑफ एसेट, सिर्फ यही नहीं है, और भी चीजें हैं, देखिए जरा, परचेज प्राइस ऑफ एसेट प्लस इसमें हम लोग शामिल कर देंगे क्या, इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राइट, मतलब कि किराया वगैरह, प्लस शामिल कर देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, प्लस इसमें शामिल कर देंगे क्या हम, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इन सब को मिला के हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट। और ये शायद चीजें बहुत पहले जब मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री पास करते समय कि जब हम परचेज करेंगे एसेट को या सेल करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसी समय मैंने आपको ये बताया था कि परचेज प्राइस में हम क्या क्या शामिल करते हैं, कॉस्ट में हम क्या शामिल करते हैं। तो ध्यान दें, परचेज प्राइस ऑफ कॉस्ट यानी कि समझेंगे कि 1 लाख का मैंने क्या खरीदा भाई, 1 लाख का मैंने खरीदा आपका मशीन, एक जहां से खरीदा ना उसको घर तक लाने के लिए या बिजनेस में लाने के लिए मेरे को 1,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए क्या देना पड़ा, किराया देना पड़ा, फ्राइट। उसके बाद फिर मैंने एक इंजीनियर को बुलाया और उस इंजीनियर ने इसको असेंबल किया, तो इंजीनियर को मैंने 2,000 रुपए पेमेंट किया, किस चीज का भाई, इंस्टॉलेशन चार्जेस। और मान लेते हैं कि ये जो था ना, ये जो सामान हमने खरीदा था बाहर से खरीदा था और इस पे टैक्स लगा था, कौन सा भाई, इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि रिफंडेबल नहीं होते हैं, कितना, 2,000 रुपए। तो अब मेरे लिए कॉस्ट क्या होगा, अब मेरे लिए कॉस्ट क्या होगा, तो मेरे लिए कॉस्ट इन सब को ऐड करके हो जाएगा, 2,000 हो गया, ये 1,14,000, 1,14,000 मेरा अब क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन। क्लियर बात। अब नेक्स्ट देखें, समझे एक चीज में और, जो भी खर्चा, सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझे तो ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस
जो हमारे एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है, वो सारा पार्ट ऑफ द कॉस्ट होता है। जो भी, जैसे मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया और उस पे ना रिनोवेशन कराने में 10,000 रुपये खर्च कर दिया, वो मेरा कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन मैंने नया मशीन खरीदा था और उसमें खराबी आई थी तो मैंने उसको रिपेयर कराने में 5,000 10,000 रुपये खर्च कर दिए, वो मेरा कॉस्ट नहीं है। क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन मैंने खरीदा, बिना उसके रिपेयरिंग कराए चलता ही नहीं, तो मेरा कॉस्ट का पार्ट बन गया। लेकिन जब आप नया खरीदे तो वो आपका क्या है, नया पहले से खरीदा था, बाद में खराब हुआ तो वो आपका रिपेयर्स में जाएगा, ना कि कॉस्ट में। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कॉस्ट में जाएगा। खैर वो इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, वो आप बाद में पढ़ेंगे जब हायर लेवल पे पहुंचेंगे। तो ये रहा हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या है कि वो लाइफ एसेट का जिसमें हमें क्या एसेट प्रोडक्टिविटी दे पाए, रेवेन्यू जनरेट कर कर दे पाए, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल पाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था प्रिंटर का 1 लाख का, 4 साल के बाद में या 10 लाख पेज प्रिंट करने के बाद में उसकी लाइफ खत्म थी। अब ऐसा हुआ कि मैंने रिपेयर कराया, चल रहा है, लेकिन अब उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसके बाद वो 1-2 पेज प्रिंट निकालता है और खर्चा हो जाता है 10,000 रुपये 20,000 रुपये का। तो क्या है, हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, वो नुकसान का सौदा है, तो हम उसको क्या हटा देंगे। अब जब उसको बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू। जब तक वो प्रिंट देगा, जब तक वो प्रिंटर ढंग से प्रिंट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन जिस दिन खत्म हो गया काम करना और उसको हम सेल करने के बाद में जो भी पैसा रिसीव करेंगे वो क्या हो गया, स्क्रैप वैल्यू। तो इसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है आपका क्या, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होना है, इन सब के बेसिस पर ही। ठीक है, आगे चले देखें। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल वे में समझा रहा हूं। अगर आज का क्लास मिस कर दिया या पूरा नहीं देखा आपने तो दिक्कत हो जाएगा, तो आखिरी तक ध्यान देंगे। देखिए आगे, अब तो सारी नॉर्मल बेसिक चीज हमने देख लिया। अब बात करें अकाउंट्स में हमने क्या करना है, तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स में 2 चीजें देखना है। अकाउंट्स में यहाँ पे हम लोगों को 2 चीजों को ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। क्या क्या भाई, देखे जरा। पहला पहला हमें ध्यान रखना है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पहला चीज तो, और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेंगे, ये दोनों चीजें यहां पे मैटर करता है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब कि किसी भी एसेट पे, जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी बात करूं मैं, उस पे जो अमाउंट कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन का, वो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो इसके लिए हमारे पास मेथड्स दिए गए हैं। कौन कौन से मेथड्स है देखेंगे जरा। तो हम क्या बात करेंगे इसके मेथड्स के बारे में, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहला आता है आपका SLM, या इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और SLM का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है आपका WDV, इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, एंड देन एन्युटी मेथड। उसके बाद आता है आपका सिंकिंग फंड मेथड, एंड देन प्रोडक्शन यूनिट मेथड।
उसके बाद मशीन आवर मेथड, और द लास्ट वन इज डिप्लेशन मेथड। देखो मेथड तो और भी बहुत सारे हैं, हम लोग को इतना बेसिकली समझना है और इसमें आप उतना ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। सिंपल। डिप्लेशन मेथड, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो मेथड्स हो गए किस चीज के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। और नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग मेथड फॉर रिकॉर्डिंग, मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई यहां पे सिर्फ दो मेथड आपको मिलेंगे, सिर्फ दो ही मेथड है। पहला व्हेन एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर्ड, और दूसरा व्हेन डेप्रिसिएशन is credited in provision for depreciation account, या फिर accumulated depreciation। इसका नहीं है पूरा, हम लोग लिख सकते हैं, एक तो ये नाम दे सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, accumulated depreciation account। ये दो तरीका है बुक्स में रिकॉर्ड करने का। एक कब, जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम एसेट अकाउंट को अफेक्ट करेंगे, यानी कि एसेट अकाउंट बनाया जाएगा। दूसरे में क्या है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, इसी का दूसरा नाम है क्या कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर हम मेंटेन करें। तो दोनों तरीका सही है। और मेथड्स की अगर हम बात करें तो कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स के बेसिस पर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड कंपनीज एक्ट 2013, इन्हीं दो मेथड्स को क्या करता है, अलाउ करता है। आप इन्हीं दो मेथड्स के बेसिस पे आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के लिए दो मेथड है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, सिंपल है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड को, क्योंकि आप कैलकुलेट तो अमाउंट करना है ना, वो उसके लिए कैलकुलेशन के लिए कोई एंट्री नहीं होता है, कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, एंट्री होता है उसके बाद में। तो आप चाहे जिस मेथड से भी कैलकुलेट करोगे, एंट्री करोगे आप इन्हीं दो मेथड से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हम इन दो मेथड्स को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें किसके, व्हेन एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पक्की बात है। तो अब जरा हम लोग जर्नल एंट्री इसमें क्या पास होगा वो सीखते हैं, बेसिक से चलेगा हम लोग। सबसे पहला जर्नल एंट्री की हम बात करेंगे कि जर्नल एंट्री क्या पास होगा। सबसे पहले देखिए, फॉर परचेज ऑफ एसेट। भाई जब एसेट परचेज होगा तभी तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो भी कौन सा एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट। तो फॉर परचेज ऑफ एसेट क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या फिर उधार में है तो वेंडर अकाउंट। सिंपल है। सेकंड देखे जरा, उसके बाद क्या है, साल के आखिरी में हम इस पे क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और हम लोग पहले मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आप एक अपने नोटबुक को क्या करेंगे, लैंडस्केप मोड में रख लेंगे इस तरीके से, और ये ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे पहले चार्ट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, ऊपर लिखेंगे व्हेन एसेट अकाउंट प्रिपेयर्ड। ठीक है, फर्स्ट मेथड के बेसिस पे। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कैसे, वो भी पहला जब अकाउंट कौन सा मेंटेन हो रहा है, एसेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री क्या पास होगा, देखे जरा, हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड
टू एसेट अकाउंट। एसेट के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करेंगे हर साल। थर्ड एंट्री देखिए जरा, अब ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, ये आपका क्या है, आपको दिखेगा ही दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब नेक्स्ट क्या, फॉर ट्रांसफरिंग टू कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री होगा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करके लिखकर आता है। खैर अभी आपने फाइनल अकाउंट वगैरह नहीं पढ़ा, आगे मिलेगा आपको, अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अब देखो हमने यही चीज रिपीट करना है हर साल। भाई हर साल मशीन अगर खरीदा जाएगा तो जब भी खरीदेंगे हम एंट्री पास करेंगे, बाकी हर साल के आखिरी में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे। ये दो एंट्री हर साल रिपीट होगा। जिस साल भी वो एसेट या तो हम बेच रहे हैं अपने बिजनेस से उसको हटा रहे हैं, बेचेंगे तो हम एंट्री करेंगे। तो अब बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स विथ प्रॉफिट, हम एसेट को ना सेल कर रहे हैं प्रॉफिट के साथ में, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, और क्या तरीका होगा, क्यों होता है, वो चीजें बेसिकली हम लोग समझेंगे, और इसी वजह से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम सेल करते हैं, तो जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे पास बैंक या कैश आता है, तो मानकर चलते हैं क्या बैंक से पेमेंट मिल रहा है, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, पक्की बात है, टू एसेट अकाउंट, है ना। सपोज दैट मेरे एसेट की वैल्यू थी 1000 रुपए और उसके बदले मेरे को मिला है कितना, 1100 रुपए। बैलेंस शीट टैली नहीं, सॉरी ये जो आपका जर्नल एंट्री है टैली नहीं कर रहा है, डेबिट से ज्यादा है, क्रेडिट कम है। तो ये 1000 के सामान के लिए जब हमें 1100 मिलेगा तो क्या है भाई, 100 रुपए का फायदा है ना सिंपली। तो इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, कितना, 100 रुपए हो गया, 1100। और आपके बुक में इसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, मतलब एक साथ मैंने बोला आपके बुक में एंट्री दोनों अलग अलग होगा, एक तो होगा ये एंट्री, ये दोनों सेल का सिर्फ, और दूसरा प्रॉफिट का एंट्री होगा। प्रॉफिट का एंट्री देखे क्या होगा, हम यहाँ पे आप समझे कि 1000 का सामान था, अगर 1100 में बिका है, 100 रुपए फायदा हुआ है, तो सामने वाले ने अगर मेरे को 1100 रुपए दिए हैं तो उसके नजर में मेरे एसेट की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो उसने 1100 दिए ना। तो हमें अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, एसेट के वैल्यू को हम बढ़ाने के लिए एंट्री हम क्या करेंगे, भाई डेबिट है और उसके वैल्यू को और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ये एंट्री आपके बुक में दिया गया होगा, लेकिन शायद आपको समझ में आए ना है, तो मैंने दोनों को मर्ज किया पहले तो और अलग भी समझा दिया। क्लियर बात। नेक्स्ट देखे जरा, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो जाए, लॉस भी तो हो सकता है ना। इन केस ऑफ लॉस ऑन, देखो यहाँ पे मैंने सेल ऑफ एसेट विथ प्रॉफिट, तो चलो इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो हम जर्नल यही रहेगा, जनरली जो हम रखते हैं, क्या बैंक अकाउंट डेबिट होगा एक तो, टू एसेट अकाउंट, एसेट या एसेट जो भी होगा, टू एसेट अकाउंट ही रखते हैं हम। 10,000 का एसेट था, उसके बदले हमें 9,000 ही सामने वाले से मिल रहा है, भाई 1,000 कहाँ गया, 10,000 का सामान था, आपको 1,000 मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ही हुआ ना। तो लॉस हम लिख देंगे क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 1,000 से। तो ये लॉस की एंट्री हो गई। अगर इसको हम लोग सेपरेट एंट्री करें तो देखिए जरा, भाई मेरे पास जो एसेट था ना उसकी वैल्यू 10,000 थी, लेकिन सामने वाले ने 9,000 ही दिया और मैंने 9,000 में बेच दिया। इट मीन्स व्हाट, कि सामने वाले के नजर में मेरे एसेट की वैल्यू सिर्फ 9,000 की थी, यानी कि हम अपने एसेट की वैल्यू को 1,000 और ज्यादा दिखाए हुए थे। वैल्यू कम करें पहले,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को कम करने के लिए अगर डेबिट का आइटम है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चलो भाई टू एसेट कर दे पहले, तो टू एसेट अकाउंट, और गया कहाँ, ये लॉस हुआ ना, तो चलो भाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड, कितना, और यहां पे हम कर देंगे 1000। सिंपल है, क्लियर बात है। तो ये एंट्री हमने जर्नल एंट्री क्या पास करना है ये हमने समझा। अब इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं, मशीन अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, और बहुत, ये चैप्टर जो है सबसे आसान चैप्टर है। आराम से आपके एग्जाम में जो मार्क्स है अलॉटेड क्वेश्चन पे वो फ्री के है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझा और प्रैक्टिस किया तो आज के क्लास में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।